वो लड़की उसे देखती तो है मगर बात नहीं करती और आगे बढ़ जाती है। तब कोइची भी उसका पीछे लिफ्ट करता है क्योंकि वो उससे बात करना चाहता था, मगर वो उस पर ध्यान ना देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आगे हम 3 हफ्ते बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ कोइची ने एक नए स्कूल में दाखिला लिया है। एक टीचर उसे स्कूल के असूलों के बारे में बताता है और उसे उसकी क्लास में ले जाता है। जब क्लास में आने के बाद कोइची सबको अपने बारे में बताने लगता है कि कुछ वक्त पहले ही मेरी मॉम की मौत हो गई है और मेरे डैड इंडिया गए हैं काम के सिलसिले में, इसलिए मैं यहाँ अपनी दादी और चाची के साथ रहता हूँ। इसी दौरान कोइची की नजर क्लास की एक लड़की पर जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि वही थी जो उसे हॉस्पिटल में मिली थी, यानी जिसकी आंख पर पट्टी थी। फिर पहली क्लास खत्म होने के बाद कोइची कुछ बच्चों से बात करता है और उस लड़की के बारे में पूछने लगता है। आगे वो बच्चे कोइची को एक कागज देते हैं जिसमें हर बच्चे की सीट के बारे में लिखा था, मतलब कि कौन सा बच्चा कहाँ बैठेगा, जिसे देखकर कोइची हैरान रह जाता है क्योंकि वो देखता है कि जिस जगह पर वो लड़की बैठी हुई थी वहाँ तो कोई सीट ही नहीं है। स्कूल खत्म होने के बाद जब वो अपने घर जाता है तो उससे मिलने उसकी चाची आती है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि उसकी चाची भी उसे स्कूल में पढ़ाती है, यानी जिस स्कूल में कोइची जाने लगा है। यहाँ उसकी चाची उसे दोबारा स्कूल के असूल बताने लगती है, कहती है कि जो भी टीचर तुम्हें कहे हमेशा वही करना, उनकी बात के खिलाफ मत जाना। अगले दिन कोइची स्कूल में एक लड़की से मिलता है जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है। जहाँ इसी बीच उसे दोबारा से स्कूल की छत पर हॉस्पिटल वाली लड़की दिखने लगती है। इस बारे में वो अपने दोस्त को भी बताता है, जिस पर वो कहती है कि मुझे तो वहाँ कोई नहीं दिख रहा, वहाँ कोई है ही नहीं। अब उसे इस बात से हैरानी तो होती है, इसीलिए वो खुद पता लगवाने के लिए छत की तरफ जाने लगता है। वहाँ आकर उसे पता चलता है कि इस लड़की का नाम मे है। वो लड़की यानी मे अब कोई चीज से बात करती है, कहती है कि स्कूल में जो कर्स यानी जो श्राप है वो शुरू होने वाला है। मगर अब इससे पहले कि कोई उसे कोई और बात करता, अचानक से उसके सीने में दर्द होने लगता है, जिसके फौरन बाद वो डॉक्टर के पास आ जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करने की बात बताता है कि तुम्हें बिल्कुल ठीक होने में अभी वक्त लगेगा, बस तुम्हें परेशान नहीं होना और अपनी दवाई टाइम पर लेना रोजाना। अब अगले दिन स्कूल जाकर कोइची मे पर नजर रखने लगता है। वो देखता है कि एक और आदमी भी है जो उसकी ही तरह मे पर नजर रख रहा है। अब तभी उसकी क्लास का एक लड़का कोइची के पास आकर बताता है कि वो आदमी जिस लड़की पर नजर रखे हुए है वो दरअसल इस स्कूल का लाइब्रेरियन है, यानी जो लाइब्रेरी में काम करता है। अब कोइची उससे ही मे के बारे में पूछने लगता है। अभी वो मे के बारे में उसे बताने ही वाला था कि तभी उसके दोस्त आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद अब कोइची खुद ही लाइब्रेरी में चला जाता है लाइब्रेरियन से बात करने के लिए। यहाँ उसे एक डॉल की ड्राइंग मिलती है जो एक खिलौना था, जिसे देखकर कोइची को याद आता है कि बिल्कुल ऐसी डॉल में भी अपने साथ लेकर चलती है। अब इतनी ही देर में वहाँ लाइब्रेरियन आ जाता है जो कोइची को उसकी क्लास में जाने का कहता है। अब कैसे भी करके कोइची सब जानना चाहता था, इसीलिए वो अपने क्लास के 2 लड़कों के पास जाकर सारी सच्चाई पूछने लगता है। जब वो उसे बताते हैं कि सालों पहले मे नाम की एक लड़की 3rd ईयर क्लास में पढ़ती थी, मगर फिर अचानक एक दिन उसकी मौत हो गई और बस उसी दिन के बाद से उसकी सीट पर कोई नहीं बैठता। मगर उसकी मौत के बाद क्लास के बच्चों ने उसकी सीट पर एक डॉल को रख दिया और बिल्कुल ऐसी बर्ताव किया जैसे वो सच में क्लास में मौजूद है, जिसके बाद वो सारे बच्चे वहाँ से चले गए। और बस तभी से उनका मानना है कि मैं आज भी एक स्टूडेंट के रूप में उस सीट पर आकर बैठती है, यानी वो स्टूडेंट जिसे इतने वक्त से कोइची भी देख रहा है। अब उनकी ये बातें सुनकर कोइची काफी घबराने लगता है, क्योंकि उसे अजीब लग रहा था ये सोचकर कि मैं इतने वक्त से एक आत्मा को देख रहा हूँ। फिर जैसे वो ऊपर देखता है तो वो लड़की उसे दोबारा से दिखने लगती है, जिससे एक बार फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए वो डॉक्टर के पास चला जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक नर्स से होती है जो उस स्टूडेंट की बहन है जिसने कोइची को लाइब्रेरियन के बारे में बताया था और जिससे कोइची ने मई के बारे में जानने की कोशिश की थी। यहाँ कोइची उसे भी मई के बारे में बताकर पूछने लगता है कि मैंने उसे इस हॉस्पिटल में भी देखा था, वो यहाँ क्या करने आती है। इस पर वो नर्स कहती है कि अभी तो मैं इस बारे में नहीं जानती, मगर पता लगवाकर मैं तुम्हें बता दूंगी लाजमी। अब एक दिन कोइची को एक डॉल्स की शॉप मिलती है जहाँ बहुत सारी गुड़िया थी, इसीलिए वो अंदर जाकर चेक करने लगता है। जिस दौरान हम देखते हैं कि उसकी दोस्त उसे इस दुकान के अंदर जाते हुए देख रही है। दुकान के अंदर कोइची को मई की गुड़िया भी दिख जाती है, जिसे अभी वो देख ही रहा था कि तभी यह मई खुद आ जाती है, जिसे देखकर वो उसे सवाल करने लगता है। अब मई उसे अपनी आंख से पट्टी हटाकर दिखाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी वो आंख कांच की है। तो वो उसे अपनी इस आंख के बारे में बताती है, कहती है कि मेरी ये आंख बहुत तेज है, किसी की भी होने वाली मौत को देखने में मदद करती है, मतलब कि मुझे पता चल जाता है कि कौन इंसान मरने वाला है। इस वक्त भी उसे एक लड़की की मौत के बारे में पता था जो और कोई नहीं बल्कि कोइची की दोस्त थी। अब उसकी ये
बातें सुनकर घबराता हुआ वो अपने घर आ जाता है। फिर अगले दिन स्कूल में कोच की दोस्त सीखती है कि वो मे पर नजर रख रहा है, उसका पीछा कर रहा है, जो देख वो काफी घबरा जाती है और उसके पीछे जाकर उसे ऐसा करने से मना करती है, मगर वो उसकी बात नहीं सुनता और मे के पीछे चला जाता है। वो मे को हाथ लगाकर देखता है कि कोई भूत आत्मा नहीं है, बल्कि ये असली की इंसान है जिसे सब आत्मा समझ रहे हैं। तभी हम भागते हुए कोची की दोस्त भी आ जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मे का पीछा करना क्यों नहीं छोड़ रहे। अब तभी हम देखते हैं कि बाहर लगी आग एकदम से बढ़ जाती है और जोर से आकर खिड़की के शीशे पर लगती है, जिससे शीशा टूट जाता है और कांच सीधा आकर कुछ की दोस्त की गर्दन में घुस जाता है। और वो कांच का टुकड़ा तेजदार नुकीला था, जिससे उसका बहुत सारा खून बह गया था, इसीलिए उस बेचारी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जैसे कि मैंने उसकी मौत को देखा था तो वो सच में मर गई। इसी बीच मैं अपने उस आंख से देखती है कि उस लड़की की लाश के आसपास बहुत सारा खून जैसा लिक्विड निकल रहा है, जिसका मतलब था कि उसे ऐसे पता चलता है कि कोई इंसान मरने वाला है। अब ये लिक्विड उसने देख लिया था तो इसका मतलब आगे भी किसी इंसान की मौत होने वाली है। फिर तभी यहाँ और भी बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं और उस लड़की की मौत पर काफी दुखी हो जाती है, मगर वो उसकी मौत का जिम्मेदार कोई को भी समझ रही थी, क्योंकि उसने ही स्कूल के असूल तोड़े थे, जिस वजह से मौतें होना शुरू हो गई है, यानी कि कर्ज वापिस आ गया है। मगर वो अभी भी कुछ नहीं समझ पाता। फिर शाम को जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो नर्स उसे बताती है कि मैं यहाँ कुछ दवाइयाँ लेने आती रहती है। फिर अब अगले दिन कोई अपनी क्लास के उसी लड़के इन्हीं नर्स के भाई से कर्ज इन्हीं शराब के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि मैंने भी उसे किसी कर्ज के बारे में ही कहा था, मगर वो उसे कुछ भी नहीं बताता और नजरअंदाज करके उसे दूर जाने लगता है। साथ ही वो कोई को ये भी कहता है कि मेरी बहन यानी उस नर्स से भी तुम दूर ही रहो। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मैं कोई भूत या आत्मा नहीं है, बल्कि ये सच में एक लड़की एक स्टूडेंट है जो इसी स्कूल में पढ़ती है, मगर सारे बच्चे और टीचर्स उसे नजरअंदाज करती है और ऐसे समझते हैं जैसे वो यहाँ है ही नहीं, मतलब कि देख कर भी अनदेखा कर देना। मगर इसके पीछे वजह क्या थी इसके बारे में कोई चीज नहीं जानता था, पर वो इस बारे में कैसे भी करके पता करना चाहता था, इसीलिए वो हॉस्पिटल जाकर नर्स के पास जाने लगता है। मगर तभी उसे याद आता है कि नर्स के भाई ने मुझे इसे दूर रहने का कहा है, इसीलिए वो उसके पास नहीं जाता। अब नर्स को हम देखते हैं जो अकेले लिफ्ट से जा रही थी, मगर तभी अचानक कहीं से एक कांच सीधा आकर उसके सर में घुस जाता है, जिससे वो भी वही मारी जाती है। कोई चीज जल्दी से उसके पास जाता है और अपनी आंखों के सामने एक के बाद दूसरे में देखकर काफी हैरान भी रह जाता है और डर भी गया था। अगले दिन जब नर्स को दफनाया जा रहा था तो हम देखते हैं कि नर्स का भाई कोई चीज से बात नहीं करता, वो बस उसे घोड़े ही जा रहा था, क्योंकि वो उसे अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार समझ रहा था। इसके अलावा जब वो क्लास में जाता है तो वहाँ में कोई उससे बात नहीं करता, उसे सब देखकर भी नजरअंदाज कर देती है। 今朝なんかあったっけ山田。 ऐसा दरअसल वो लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो मे के साथ साथ कोई को भी नजरअंदाज करेंगे तो शायद मौतें होना फिर से बंद हो जाएंगी। फिर जब वो क्लास की सीटों वाली लिस्ट देखता है तो ये देखकर काफी हैरान रह जाता है कि उसकी और मे की सीट को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि उस पर क्रॉस लगाया हुआ था, जिसका मतलब था कि अगर वो क्लास में आए और ना आए बराबर ही है। फिर अब स्कूल खत्म होने के बाद वो मे के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिरी सब क्या हो रहा है, ये स्कूल में अजीब क्या चल रहा है, जिस पर वो उसे बताती है कि हर साल जब भी बच्चों का इस स्कूल में एडमिशन यानी दाखिला होता है तो एक बच्चे को नजरअंदाज करने के लिए वोटिंग की जाती है, मतलब कि जिस बच्चे का भी नाम आएगा उसे पूरे साल नजरअंदाज किया जाएगा जैसे वो स्कूल में है ही नहीं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सबका मानना था कि अगर वो ऐसे नहीं करेंगे तो स्कूल में पैरानॉर्मल यानी अजीबोगरीब चीजें होने लगेगी, जिससे एक के बाद एक स्टूडेंट मारे जाएंगे। ये एक किस्म का कर्ज है। और जिस साल मैं थी तो एक लड़की को नजरअंदाज करने के लिए चुना गया था, मगर वो डर रही थी इसीलिए उसने मना कर दिया। अब किसी को तो नजरअंदाज होना ही था तो उसकी जगह मैंने अपना नाम लिखवा दिया और बस तभी से सारे लोग मुझे नजरअंदाज करने लगे हैं। अब ये सुनकर भी कोची को कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि वजह अब तक उसके सामने नहीं आई थी कि आखिर स्कूल वाले ऐसा करते ही क्यों है। अब दोनों को ही नजरअंदाज किया जा रहा था, जिसका वो खूब फायदा उठा रही थी, क्योंकि क्लास छोड़कर वो घूमने निकल जाती थी, जिस वजह से अब उन दोनों भी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। और मेरे को भी सच्चाई पता नहीं थी तो ये लोग सच जानने के लिए लाइब्रेरियन के पास जाते हैं, जहाँ अब वो इन्हें बताता है कि काफी सालों पहले यानी 1972 में मैं थर्ड ईयर क्लास का टीचर हुआ करता था, जहाँ तभी अचानक एक बच्चे की रस्सी से लटकने से मौत हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसकी मौत कैसे हो गई, और जो बच्चे उसके साथ पढ़ती थी उनको तो यकीन आ ही नहीं रहा था कि वो मर गई है, वो इस चीज को कबूल ही नहीं कर रही थी, इसीलिए वो ऐसे दिखावा करने लगी थी जैसे वो अभी भी जिंदा है। यहाँ तक कि उन्होंने उसकी भी क्लास में अलग सीट
सीट भी लगा रखी थी। 友人たちは悲しく彼女来ているふりをし続けたらしい。 जिसके बाद स्कूल में एक कर्ज आ गया क्योंकि उस बच्चे के मरने के बाद ही स्कूल के बच्चे अचानक से ही मरने लगे, जिसे रोकने के लिए सबने फैसला किया कि वो हर साल एक बच्चे को वोटिंग के जरिए चुनकर उस लड़की की सीट पर बिठा देंगे। सभी के लिए उस सीट पर बैठा जाने वाला बच्चा गायब भी माना जाएगा, मतलब कि सब उसे नजरअंदाज करेंगे। फिर वक्त के साथ साथ हमारा ये प्लान कामयाब होने लगा था क्योंकि मौतें होना बंद हो गई थी और बस तभी से हर साल उस सीट के लिए बच्चों की वोटिंग की जाती है। और ये तब तक ठीक रहा जब तक कि कोई तुमने आकर स्कूल के असूल ना तोड़ दिए। जो असूल था उस सीट पर बैठने वाले बच्चे को नजरअंदाज करना। それが美咲さん。 मगर कोईची ने उस सीट पर बैठने वाली लड़की मेरे को नजरअंदाज नहीं किया, इसलिए कर्ज वापिस आ गया, जिससे अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई है, जिस वजह से मोती होने का सिलसिला भी दोबारा से शुरू हो गया है। ये सब जानकर दोनों ही काफी हैरान रह जाते हैं, मगर वो फैसला करती है कि हम इसे हल करने का कोई तरीका ढूंढ निकालेंगे। अब लगातार नजरअंदाज होने की वजह से कोईची परेशान रहने लगा था। उसे लग रहा था कि कहीं मैं सारी मौतों का जिम्मेदार तो नहीं। अब उसकी परेशानी देखकर मैं उसे चेक करती है कि कहीं वो एक्स्ट्रा लिविंग पर्सन तो नहीं, मतलब कि ऐसा इंसान जिसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था मगर वो अभी तक जिंदा है और उसकी वजह से ही लोगों की मौतें हो रही है, और अगर वो मर जाए तो कर्ज खत्म हो जाएगा। यानी कि मैं एक्स्ट्रा लिविंग को भी देख सकती है। उसे पता चल जाता है कि कोई चीज एक्स्ट्रा लिविंग नहीं है और ये सब कुछ भी अपनी आंख के जरिए ही देख सकती थी। अब हम स्कूल के एक टीचर को देखते हैं जो इस वक्त अपने घर पर थे। वो अपनी वाइफ को खाना खिलाकर बर्तन उठाकर ले जा रही थी, मगर तभी अचानक उनका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से उनके हाथ में जो चम्मच था वो उनकी आंख में घुस जाता है, जिससे उनको इतना खून बहता है, इतनी तकलीफ होती है कि मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद उस स्कूल की एक बच्ची को हम देखते हैं जो साइकिल पर बैठकर कहीं जा रही थी, मगर तभी अचानक पता नहीं कैसी उसकी साइकिल की ब्रेक फेल हो जाती है, जिससे साइकिल अब उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। जिस दौरान जैसे वो सड़क पर जाती है तो सामने आती एक गाड़ी से वो टकरा जाती है। वो फौरन नीचे गिर जाती है, जिससे वो काफी जख्मी हो गई थी, इसलिए मौके पर उसकी भी मौत हो जाती है। फिर अगले दिन स्कूल में जब उसकी मौत का पता चलता है तो सारे ही बच्चे काफी दुखी हो गए थे और उन दोनों को ही इस सब का जिम्मेदार कह रही थी, जबकि उधर वो दोनों लाइब्रेरी में जाकर 1972 की फाइल्स देखने लगते हैं, जिस पेज कोईची को एक तस्वीर मिलती है जो और किसी की नहीं बल्कि उसकी चाची की थी, जिसका मतलब था कि वो भी उस वक्त यानी 1972 में उस क्लास की स्टूडेंट थी। जिसके बाद मजीद छानबीन करने के लिए वो उस स्कूल के दूसरे हिस्से में जाती है जहाँ सबका जाना मना था, क्योंकि 1972 के टाइम क्लास वही लगती थी। वो यहाँ पर छानबीन करने लगती है ताकि उन्हें कोई क्लू, कोई सुराग मिल सके, और तभी कोईची को यहाँ एक ऑडियो टेप मिल जाती है जो काफी पुरानी लग रही थी। जब ये लोग उसे सुनते हैं तो पता चलता है कि इसे भी उसी वक्त 1972 में रिकॉर्ड किया गया है। जब स्कूल में मौतें हो रही थी, ऑडियो में एक लड़का बता रहा था कि अगर वो एक्स्ट्रा लिविंग पर्सन को मार देंगे तो ये कर्ज खत्म हो जाएगा। जिसके बाद आगे वो लड़का बताता है कि एक बार मेरी भी लड़ाई एक एक्स्ट्रा लिविंग इंसान से हो गई थी, इसमें मैंने उसे मार दिया। ऐसा होते ही कर्ज रुक गया और अगले ही दिन मरने वाले इंसान को हर कोई भूल गया कि वो कौन था। अब क्योंकि मैं हर वक्त अपनी कांच वाली आँख को ढककर रखती थी, इसीलिए उसे कभी भी एक्स्ट्रा लिविंग इंसान नहीं देखा। इसीलिए अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती कि भला एक्स्ट्रा लिविंग इंसान कौन हो सकता है जिसे हम मारकर इस कर्ज को खत्म कर सकते हैं। अब कोईची की चाची समझ गई थी कि वो दोनों बेकसूर हैं, इसीलिए वो दोनों को क्लास में बुलाती है और सबको कहती है कि हम इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, मगर मौतें तो अभी भी हो रही हैं, जिसका मतलब है कि इनका कोई कसूर नहीं है, ये एक्स्ट्रा लिविंग नहीं है। और हाँ, कल हमारा स्कूल एक ट्रिप पर जा रहा है जिसके लिए सब तैयार रहे। अब अगले दिन सब बच्चे ट्रिप के लिए स्कूल के दूसरे कैंपस में रुकते हैं, जहाँ जब कोईची और मैं खाना खा रही थी तो उनकी दो साथी खाना खाने के लिए उनके साथ आकर बैठ जाती है, क्योंकि उन्हें भी अब लग रहा था कि ये दोनों बेकसूर है, इनकी वजह से कुछ नहीं हो रहा। मगर तभी यहाँ एक लड़की आकर मेरे को बातें सुनाने लगती है, कहती है कि तुम कसूरवार हो, सारी मौतें तुम्हारी वजह से ही हो रही हैं, जिस पर मैं उनसे अपनी गलती ना होते हुए भी माफी मांगती है। इसी बीच हम नर्स के भाई को देखते हैं जिसे उन दोनों पर अभी भी शक था, जिस वजह से वो चुपचाप कोईची का बैग चेक करने चला जाता है, जिसमें उसे वो एक ऑडियो टेप मिल जाती है। वो उस टेप को खुद भी सुनता है और अपने कुछ दोस्तों को भी सुना देता है, जिसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि हम कोईची और मैं को मार देंगे, क्योंकि वो ना हो वही गुनाहगार है, मतलब कि वो ही एक्स्ट्रा लिविंग पर्सन है। जहाँ इसी बीच दिखाया जाता है कि कैंपस में अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई है। मैं भी अपने आंख पर से पट्टी हटाकर घूम रही थी ताकि वो देख सके कि कौन
एक्स्ट्रा लिविंग है। जी हाँ, तभी उसके पास कोची की चाची आ जाती है, जिसे मैं बड़े गौर से देखने लगती है, क्योंकि उसे पता लग गया था कि एक्स्ट्रा लिविंग और कोई नहीं बल्कि यही है, यानी कोची की चाची। वो इस बारे में कोची को बताने ही वाली थी कि तभी इधर एक लड़का आकर बताता है कि अभी अभी एक लड़की की मौत हो गई है, जो सुनकर वो फौरन ही उसके साथ जाने लगती है। अब कोची की सीने में दोबारा से दर्द होने लगता है, इसीलिए उसे भागा नहीं जाता, जिस बीच तभी उसे कोई एक कमरे से बुलाने लगता है, इसीलिए वो उस कमरे की तरफ ही जाने लगता है चेक करने के लिए कि आखिर वहाँ कौन है। उधर मैं और वो लड़का जब जा रही थी तो उन्हें रास्ते में वही लड़की मिलती है जिसने पहले भी मेरे से बदतमीजी की थी। वो एक चीज से जैसी मेरे पर हमला करने लगती है तो उसकी साथ वाला लड़का आगे आकर उसे रोक देता है, जिसके बाद वो उसके पीछे पड़ जाती है। तो वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूद पड़ता है, मगर बदकिस्मती से वो मेन तार में फंस जाता है। उसे इतनी जोर से बिजली के झटके लगते हैं कि उस बेचारे की मौत हो जाती है। ये देखकर मैं काफी घबरा जाती और वहाँ से दूर भागने लगती है। वो लड़की भी उसके पीछे पड़ जाती है ताकि वो मेरे को मार सके, मगर तभी रास्ते में कहीं से एक तेजधार तार आ जाती है, जिससे उस लड़की का सर कटकर जिस्म से अलग हो जाता है, जो देखने में काफी भयानक लग रहा था। नर्स का भाई अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए चाकू से कोची पर हमला करता है, जिससे वो कट मार कर कोची के चेहरे को जख्मी कर देता है, मगर तभी पीछे से मैं आकर उसके सिर पर एक बर्तन से वार कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और ये दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नर्स के भाई को इतना गुस्सा आ गया था कि वो सारे सामान को तोड़ने लगता है, जिस वजह से यहाँ का गैस पाइप लीक होने लगता है। आग लग जाती है, जिससे वो काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिसमें नर्स का भाई भी मारा जाता है। जिसके बाद वो दोनों बाकी बच्चों के पास जाकर उन्हें कैंपस से बाहर करने लगती है, क्योंकि आग फैलती जा रही थी। मैं कोची की चाची का पीछा करती है ताकि वो उसे मारकर कर्ज यहीं पर खत्म कर दे, क्योंकि वो जान चुकी थी कि वो एक्स्ट्रा लिविंग है। सब लोग जब बाहर आ जाते हैं तो कोची देखता है कि मैं और उसकी चाची वहाँ पर नहीं है, जिसके बाद वो और लाइब्रेरियन उन्हें ढूंढने दोबारा कैंपस के अंदर जाती है। अंदर आकर वो देखती है कि मैं कोची की चाची को मारने की कोशिश कर रही है। तब लाइब्रेरियन उसे बचाने के लिए मैं को पकड़ लेता है और फिर मौके का फायदा उठाकर उन्हें वहाँ से ले जाता है। अब मैं और कोची भी उनके पीछे जाती है। जो मैं अपने उस आंख से देखती है कि लाइब्रेरियन और कोची की चाची के पास खून जैसा लिक्विड चल रहा है, जिसका मतलब था कि अब मरने की बारी उन दोनों की है। तभी अचानक लाइब्रेरियन का पैर फिसल जाता है और वो नीचे जाके गिरता है, नीचे तो पहले आग फैली हुई थी, जिसमें गिरने से उसकी मौत हो जाती है। जहाँ इसी बीच कोची की चाची भी दीवार से लटक जाती है, जिससे बचाने के लिए कोची आगे बढ़ता है, मगर मैं देखती है कि अगर उसने अपनी चाची को बचाने की कोशिश की तो वो भी मारा जाएगा। इसीलिए वो यहाँ बता ही देती है कि वो एक्स्ट्रा लिविंग इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी चाची है। जो सुनकर उसकी चाची समझ जाती है कि अब मुझे क्या करना है जिससे कर्ज खत्म हो जाए। वो कोची से हाथ छुड़ा कर खुद ही आग में कूद कर अपनी जान दे देती है, जिसके बाद अभी दोनों भी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। यहाँ दोबारा से तबीयत खराब होने की वजह से कोची भी होश हो जाता है, पर जब उसे होश आती है तो वो हॉस्पिटल में था, तो वहाँ उसे मिलने में आती है और बताती है कि अब तुम्हारी चाची के मरते ही कर्ज खत्म हो गया है और सब उनको भूल गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1972 के टाइम में हुआ था। क्योंकि पुरानी टेप तो जल गई थी, इसीलिए वो आगे के बच्चों के लिए नए टेप में एक रिकॉर्डिंग करती है। इसमें वो बताते हैं कि अगर कर्ज दोबारा से शुरू हो जाए तो क्या करना है। इसके बाद कोची अपनी दादी के साथ अपने डैड के पास जाने के लिए तैयारियां कर रहा होता है। जाते जाते वो मेरे को अलविदा कहने भी आता है। इसके बाद हम आखिर में 2012 का वक्त देखते हैं, जहाँ स्कूल में एक लड़की को कोची और मेगी रिकॉर्ड की हुई टेप मिल जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि उनकी क्लास का टीचर और कोई नहीं बल्कि लाइब्रेरियन था, जो कि 14 साल पहले आग में गिरा तो था मगर वो बच गया था, जिसका मतलब था कि ये कर्ज फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि उसे मर जाना चाहिए था मगर वो नहीं मरा, अभी भी जिंदा है। इसका मतलब था कि अगला एक्स्ट्रा लिविंग पर्सन ही लाइब्रेरियन है, मगर इसके बारे में पता कैसे चलेगा, क्योंकि वो तो बस मैं ही देख सकती थी। इसका मतलब था कि अब दोबारा से मौतें होना शुरू हो जाएंगी और इसी के साथ ही कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। ये कहानी एक ऐसे फोन की है जो बताएगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, यानी कि आगे की जिंदगी में उस इंसान के साथ क्या होगा जिसके पास भी ये नई टेक्नोलॉजी का फोन होगा। कहानी के शुरू में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो अभी तक एक स्टेशन पर थी। वो अपने फोन को लगातार देख रही थी। जो उसके फोन में उसको मैसेजेस मिल रहे थे वो बिल्कुल वैसे ही करती है और इसी वजह से वो औरत अपनी ट्रेन भी छोड़ देती है। उसको मैसेज आता है कि वो दूसरी ट्रेन में बैठ जाए, पर वो उस ट्रेन में नहीं बैठती और दूसरी ट्रेन बदलने की कोशिश करती है। इसी वजह से वो ट्रेन के नीचे आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है, यानी कि उस औरत ने अपने फोन की बात नहीं मानी और उसकी मौत हो गई। इसके बाद कहानी में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मैक्स था।
वो आईटी इंजीनियर भी था और अभी एक कंपनी में सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल कर रहा था। जब वो अपना सारा काम करके वापस अपने होटल जाता है तो उधर काउंटर लेडी उसको एक पार्सल देती है जो उसके नाम पर आया था। पर वो तो जैसे बहुत हैरान था क्योंकि अभी तक ना वो इस जगह पर सही से किसी को जानता था और ना ही उसने ऑर्डर पर कोई चीज मंगवाई थी, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने काम के सिलसिले में यहाँ थाईलैंड आया था। लेकिन खैर ये उस पार्सल को अपने कमरे में ले जाता है। जब जाकर उसे खोलता है तो उसमें एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मोबाइल फोन था। उस फोन पर जीजीटी की ब्रांडिंग थी, मतलब इस कंपनी ने इस फोन को बनाया था। वो हैरान था कि ऐसी तो कोई कंपनी मार्केट में नहीं है। खैर कुछ टाइम के बाद उसी मोबाइल फोन पर मैसेज आता है कि उसे आज रात और इसी होटल में रुक जाना चाहिए क्योंकि कल इस होटल में लोगों को खास किस्म का डिस्काउंट दिया जाएगा। मैक्स को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक दिन और रुककर वो थाईलैंड घूमना चाहता था, इसीलिए वो एक और रात के लिए कमरा रहने के लिए ले लेता है और अगली सुबह की फ्लाइट को भी वो कैंसिल कर देता है। जब मैक्स यहाँ पर रुककर घूम रहा था, एंजॉय कर रहा था, तभी वो खबर सुनता है कि जिस प्लेन में वो जाने वाला था वो आज के दिन क्रैश हो चुका था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। मैक्स ये खबर सुनकर शुक्र करता है कि वो आज वापस नहीं गया और अपने आप को खुश नसीब भी मानता है। अब दोबारा से उसको फोन पर मैसेज आता है कि अगर तुम अमीर होना चाहते हो तो तुम्हें एक स्टॉक को खरीदना होगा, पर वो इस बात पर ध्यान नहीं देता और उस मैसेज को डिलीट कर देता है। पर जब वो अपने कमरे में था तो वो टीवी पर खबर सुनता है जिस स्टॉक को खरीदने का मैसेज उसके पास आया था उसकी कीमत बढ़ गई थी। वो अब सोचता है कि पहले इस फोन की वजह से मेरी जान बची और स्टॉक वाली बात भी बिल्कुल सच थी। मैक्स ये सोचने लगा था कि शायद ये फोन हमें हमारे कल के बारे में बताता है कि आगे हम लोगों के साथ क्या होने वाला है या फिर आगे हम क्या कर सकते हैं। तभी इसको दोबारा से मैसेज आता है कि उसे दूसरे शहर चले जाना चाहिए। मैक्स भी फोन पर यकीन करने लगा था और दूसरे शहर चला जाता है। वहाँ पर पहुंचकर एयरपोर्ट के बाहर उसको एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है जो उसको कम पैसों में उसके होटल ले जाने के लिए तैयार था। वो टैक्सी ड्राइवर जब मैक्स को ले जा रहा था तभी उसकी नजर फोन पर पड़ती है। उसे देखकर काफी हैरान होता है। कहता है तुम्हारे फोन की टेक्नोलॉजी कितनी नई है, मैंने तो ऐसा फोन देखा ही नहीं और ना ही कभी ऐसे फोन के बारे में सुना है। वो टैक्सी ड्राइवर मैक्स को अपना कार्ड देता है और बताता है कि वो एक टेली कम्युनिस्ट है जो टेक्नोलॉजी की नई नई चीजें बनाता है। ऐसे ही बातें करते हुए मैक्स अपने होटल पहुंच गया था जहां पर फोन ने इसे आने के लिए कहा था। वहां पर पहुंचते ही उसे दोबारा से मैसेज आता है कि कसीनो में जाकर उसे खेलना चाहिए। मैक्स भी ऐसा ही करता है। मैक्स को कसीनो के खेल का ज्यादा नहीं पता था, इसलिए वो उस मशीन तक जाता है जिसके बारे में इसे फोन पर मैसेज आया था, पर वहाँ पर पहले ही एक आदमी बैठा खेल रहा था। तभी मैक्स को दोबारा मैसेज आता है कि इस मशीन पर जैकपॉट लगने वाला है। वो अब उस आदमी को उस मशीन पर से हटाने के लिए ढेर सारे पैसे देता है जिससे कि वो इस मशीन से हट जाए और ऐसा ही होता है। तभी मैक्स पहले ही कोशिश में बहुत सारे पैसे जीत जाता है। वहीं पर कसीनो की टीम भी उसे कैमरास में देख रही थी। सब हैरान थे कि इस आदमी को कैसे पता चला कि इस मशीन पर जैकपॉट लगने वाला है, क्योंकि उसने उस मशीन से हटाने के लिए पहले आदमी को पैसे भी दिए थे। मैक्स जीते हुए पैसों से और ज्यादा कार्ड्स खरीद लेता है और दोबारा से खेलता है। इस बार भी वो जीत गया था। अब तो वहाँ की सिक्योरिटी टीम को मैक्स पर पूरा शक था क्योंकि बार बार वो अपने फोन को देखकर खेल रहा था। जब वो कसीनो से जाता है तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसे कहते हैं अगर तुम दोबारा खेलने आओगे तो अपने साथ फोन नहीं लाओगे। उन्हें शक था कि कहीं ना कहीं इसके फोन में कुछ है, इसीलिए मैक्स अब उसी टैक्सी ड्राइवर को फोन करता है जो इसको एयरपोर्ट के बाहर मिला था। वो उसको कहता है क्या तुम एक ऐसी डिवाइस मेरे लिए बना सकते हो कि मुझे फोन को देखना ना पड़े और सीधा मैसेज मेरे कान में सुनाई दे। वो टैक्सी ड्राइवर थोड़ा टाइम मांगता है और कहता है हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ। होटल में जाते हुए मैक्स एक कपल को देखता है जो आपस में लड़ रहे थे। वो उनमें से आदमी को मना करता है तो बदले में वो उसे एक मुक्का मारता है जिससे मैक्स बेहोश हो गया था। यहाँ पर पता चलता है कि ये कपल दरअसल कसीनो के खुफिया एजेंट थे और पता करने आए थे कि मैक्स इतने पैसे अपने फोन से कैसे कमा रहा है। वो उसके फोन का सारा डाटा हैक कर लेते हैं। जब मैक्स को होश आता है तो वो लड़की मैक्स का शुक्रिया करती है
कि उसने उसकी जान बचाई, पर साथ साथ उसने कसिनो के मैनेजर को सारा डाटा भेज दिया था। पर अभी भी उन्हें नहीं पता चलता कि उसको मैसेजेस कहां से आ रहे हैं। उधर दूसरी तरफ टैक्सी ड्राइवर ने भी मैक्स के लिए नई डिवाइस को बना दिया था, जिसे वो कानों में पहन लेता है और दोबारा से कसिनो में खेलने के लिए जाता है और वही कुछ करता है जो मैसेजेस में उसे करने के लिए कहा जा रहा था। वो लगातार पैसों पे पैसे जीत रहा था। वहाँ की सिक्योरिटी भी तंग आ चुकी थी, इसलिए मैनेजर आकर उसे पकड़ लेता है और उधर ही FBI के एजेंट भी आ चुके थे। FBI की टीम मैक्स को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और पूछती है, सच सच बताओ तुम्हें मैसेजेस कौन कर रहा है। पर इस बारे में मैक्स खुद भी कुछ नहीं जानता था। FBI ऑफिसर कसिनो के मैनेजर से मिलता है और उसे बताता है कि ये केस हमारे पास नया नहीं है। इससे पहले भी बहुत से ऐसे केस आ चुके हैं। बहुत से लोगों को ऐसे फोन मिले जिसमें उन्हें पैसे कमाने के तरीके बताए गए, पर जब भी हमने उन लोगों को पकड़कर पूछा कि तुम्हारे पास फोन कहां से आए, और तभी कुछ वक्त के बाद उन लोगों की मौत हो गई। और हर बार की तरह हम इस बारे में कुछ भी नहीं जान पाते। अब ऑफिसर मैक्स के पास जाता है और उसे कहता है, देख तुम्हें हमारा साथ देना होगा और पता करना होगा कि फोन कहां से आया है। ऑफिसर यहाँ पर अपने बॉस को भी फोन पर बताता है कि अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं पता चल सका फोन कहाँ से आया। पर हाँ, मैक्स भी अब हमारी मदद करने के लिए तैयार है। वो मैक्स को दोबारा से कसिनो में भेजते हैं और कहते हैं कि इस मोबाइल के डाटा को हैक करने के लिए हमें कम से कम 3 मैसेजेस की जरूरत है। तभी दोबारा से मैक्स को मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। इस बार भी वो उन्हीं मैसेजेस के कहने पर खेलना शुरू करता है, पर वो हार गया था। को एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं जानता हूँ कोई मेरा डाटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। उधर FBI के एजेंट ने मोबाइल के डाटा को हैक कर लिया था। जब उनका बॉस ये सब देखता है तो सबको जाने का कहता है, जैसे वो इन सब चीजों के बारे में पहले ही जानता था। ऑफिसर अपने बॉस को फोन करके बताता है कि इस फोन का जरिया एशलॉन एक सुपर कंप्यूटर है। उसका बॉस तो पहले ही कंप्यूटर के बारे में जानता था, पर वो किसी को कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उसके बताने से वो खुद भी फंस सकता था। ऑफिसर बताता है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है, जिसको सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था। सब बातें सुनकर बॉस को ये लग रहा था कि उसको किसी ने हैक किया है। यहाँ पर बॉस एक दूसरे एजेंट को अपने साथ मिलने का कहता है, जो मैक्स की तरह ही दिखता था। उसको मैक्स का फोन भी दिया गया था। तभी उसको मैसेज आता है कि रोड को क्रॉस करो। जैसे ही वो ऐसा करता है, उसको गाड़ी टक्कर मार देती है। उस बेचारे की वहीं पर मौत हो गई थी। असल मैक्स अभी भी जिंदा था और उसी लड़की के साथ था जो खुफिया एजेंट थी, जिसकी उसने जान बचाई थी। पर मैक्स ये बात नहीं जानता था कि वो लड़की एक खुफिया एजेंट है। तभी वो लड़की देखती है कि छत पर एक आदमी गोलियां चलाने वाला है। वो समझ गई थी कि ये लोग मैक्स को मारना चाहते हैं। ऐसा क्यों था? क्या उस फोन की वजह से? ये बात कोई भी नहीं जानता था, पर वो लड़की सबको मार देती है और मैक्स को भी बचा लेती है। अब मैक्स को पता चल चुका था कि वो लड़की जो इसके साथ रह रही थी वो एक एजेंट थी और इसके साथ प्यार करने का नाटक कर रही थी। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन लोगों को मारने FBI के बॉस ने भेजा था। कुछ न कुछ तो जानता था वो उस मोबाइल के बारे में, और उसे ऐसा लग रहा था कि मैक्स उनके बारे में काफी कुछ जान गया है, इसीलिए उन आदमियों को मरवाने भेजा था। मैक्स अब खुद भी जानना चाहता था कि ये मैसेज इस फोन पर आखिर कहां से आ रहे थे। उधर बॉस ने भी इस पर नजर रखी हुई थी। मैक्स अब टैक्सी ड्राइवर के पास जाता है जो कम्युनिस्ट था। उसको फोन देकर कहता है, तुम्हें पता करना होगा कि सारे मैसेजेस कहां से आ रहे हैं। वो कहता है, हाँ मैं पता तो कर लूंगा, पर इस बारे में पता करने में मुझे घंटे लग सकते हैं। जिसके बाद वो सब पता करने की कोशिश करता है। इस बार उसे सब पता चल चुका था। वो बताता है ये सारे मैसेजेस एक सुपर कंप्यूटर कर रहा है, जिसको एशलॉन AI भी कहा जाता है, जो सब कुछ खुद से सोच सकता है। मैक्स को सब कुछ अजीब लग रहा था कि एक कंप्यूटर, वो भी इतना कुछ, कैसे कर सकता है। वो बताता है कि ये कोई आम कंप्यूटर नहीं है, ये हर तरह की मशीन को कंट्रोल में कर सकता है, और इसीलिए उसने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम उस प्लेन में मत जाओ कि वो क्रैश होने वाला है। वो कहता है कि ये कंप्यूटर इतना स्मार्ट है कि हर तरह की मशीन के बारे में पता कर सकता है। जब वो ये सब बता ही रहा था, तभी उधर कुछ आदमी आ जाते हैं जो मैक्स को मारने आए थे। वो यहाँ से जल्दी से गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। उनका पीछा FBI के एजेंट कर रहे थे,
पर मैक्स उनमें से एक ऑफिसर को पकड़ लेता है। अब वो मैक्स को सारी सच्चाई बताता है। कहता है कि हम तुम्हें इसलिए मारना चाहते थे ताकि उस कंप्यूटर का राज किसी और को पता न चल सके जिसको हमने ही बनाया है। पर अब वो खुद से काम कर रहा है जो खतरा बन सकता है, इसीलिए हम तुम्हें मारना चाहते थे ताकि इस बारे में तुम किसी को कुछ ना बताओ। तभी मैक्स को मैसेज आता है। उसको उसी जगह पर जाने का कहा गया था जहाँ पर मैक्स ने सबसे पहले सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल किया था। वहाँ पर भी वो कंप्यूटर मैक्स को कैमरे की मदद से देख रहा था और उसको यहाँ पर मैसेज आता है कि यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर हैं सबको एशलॉन सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट कर दो, जोड़ दो, जिससे वो कंप्यूटर अपडेट हो जाएगा। जिसके बाद दुनिया में जितनी भी बनाई गई मशीन है सबके डेटा को कंट्रोल कर सकता है। मैक्स यहाँ पर देखता है कि सभी कंप्यूटर उस एशलॉन मशीन सुपर कंप्यूटर के कंट्रोल में थे। वो रोकने की कोशिश भी करता है पर नहीं कर पाता। हम देखते हैं उधर FBI का ऑफिसर अपने बॉस को बता रहा था हमें इस एशलॉन मशीन को यही खत्म करना होगा, वरना ये सारी दुनिया के साथ साथ इंसानों को भी कंट्रोल करने लगेगी। उधर ही मैक्स सभी कंप्यूटर के सामने बैठा कह रहा था इस मशीन को बनाने का मकसद ये था कि लोगों को साइबर सिक्योरिटी दे, जैसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में गलत काम होते हैं उससे रोक सके, न कि इंसानों को कंट्रोल करे। ये सुनते ही वो मशीन अपने सारे कामों को वहाँ के सभी कंप्यूटर के सामने लाने लग जो आज तक उसने किए थे, और इसी तरह जल्दी जल्दी सारा डाटा खत्म हो जाता है। वो मशीन खुद से ही शट डाउन बंद हो जाती है क्योंकि कंप्यूटर भी समझ चुका था कि वो लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है, इसीलिए वो खुद से ही बंद हो गया था। तभी इधर FBI की टीम आकर मैक्स को गिरफ्तार कर लेती है, पर कुछ वक्त के लिए फिर उसे छोड़ दिया जाता है। मूवी के आखिर में हमें ये भी पता चलता है कि वो टैक्सी ड्राइवर दरअसल एक कैप्टन था जो इसी मिशन पर काम कर रहा था। उसने एशलॉन सुपर कंप्यूटर को बंद करवाना था। तो बाज दफा हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिसको बनाते तो हम फायदा पहुंचाने के लिए हैं, पर वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। तो हमें हर चीज का उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी उसकी जरूरत हो। जरूरत से ज्यादा चीजों को इस्तेमाल करना हमारे लिए खतरा हो सकता है, जैसे कि मोबाइल फोन या फिर कोई भी नई टेक्नोलॉजी की चीज। और इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी के शुरू में हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम नोरा था। वो अपने डैड के साथ पहाड़ों पर चढ़ रही थी। नोरा के डैड की सोच दुनिया वालों से बिल्कुल अलग थी। वो ये सोचते थे कि अगर हम अपनी दिल की आंखों से देखेंगे तो बहुत कुछ हमें अलग दिखाई देगा, और अगर पहाड़ों को देखेंगे तो हमें वो दिखाई देगा जो सुनने में सिर्फ कहानियाँ लगती हैं। अभी भी अंधेरों में ट्रॉल्स मौजूद हैं। वो ट्रॉल्स अपने आप को दुनिया से छुपा कर रखते हैं। नोरा के डैड ने नोरा को बहुत पहले एक कहानी सुनाई थी कि एक शादी में 13 ट्रॉल्स थे जिन्होंने नशा किया हुआ था और उनको कोई होश नहीं थी। उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। इसी तरह सूरज की रोशनी उन पर पड़ी और वो पत्थर के बन गए, और अब वो पत्थर बनकर इन पहाड़ों में समाये हुए हैं। पर नोरा को ये सब कहानियाँ लग रही थी। उसके सामने जो था वो तो सिर्फ पहाड़ थे। नोरा के डैड उसको कहते हैं कि बेटा दिल की आंखों से देखो, तुम्हें ट्रॉल्स नजर आएंगे। तभी नोरा को उन पहाड़ों में थोड़ी सी ट्रॉल्स की झलक दिखाई देती है। ट्रॉल्स दिखते तो इंसानों की तरह ही थे पर साइज में बहुत बड़े होते थे, लेकिन वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। नोरा अब बड़ी हो चुकी थी। वो एक प्रोफेसर थी और अपनी टीम के साथ एक जगह पर खुदाई कर रही थी, पर उनको खुदाई के दौरान कोई भी कीमती चीज नहीं मिलती। उनकी टीम वहाँ पर 6 महीने से खुदाई कर रही थी, पर उनको वहाँ पर अभी तक कोई भी बड़ी चीज नहीं मिली थी। टीम के लीडर भी नोरा को समझाते हैं कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर नोरा अभी भी थोड़ा सा और वक्त चाहती थी क्योंकि उसके डैड ने उसे यही सिखाया था कि बेटा अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। उसको किसी की भी परवाह नहीं थी। वो खुदाई कर रही थी। तभी अचानक से जमीन में उसे कुछ दिखाई देता है। उनको बहुत बड़ी चीज मिली थी। दूसरी तरफ नॉर्वे के पहाड़ों में बारूद को सेट किया जा रहा था ताकि पहाड़ों को उड़ाया जा सके कि वहाँ पर एक स्टेशन बनाया जा रहा था। जब बॉम्ब फटते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। वर्कर्स जब टनल के अंदर चेक करने जाते हैं तभी उनकी तरफ कुछ आता हुआ दिखाई देता है। सभी वर्कर्स वहाँ से डरकर भाग रहे थे। इस
सारे मामले को जानने के लिए वहाँ के मिलिट्री कमांडर एक मीटिंग रखते हैं। इस मीटिंग में नोरा को भी शामिल किया जाता है। नोरा का वेलकम वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर करता है, जिसका नाम एंड्रस था। नोरा वहाँ की वीडियो को भी देखती है, जिसमें दूर से देखने से वहाँ पर किसी के बड़े बड़े पाँव के निशान दिखाई दे रहे थे। वहाँ पर बैठे हुए यही मानना था कि ये कोई बहुत बड़ी चीज हो सकती है या फिर ये सब यहाँ पर तूफान की वजह से हुआ है। पर नोरा यहाँ पर साफ साफ कहती है कि मुझे तो ये किसी के पैरों के निशान लग रहे हैं, मगर कोई भी नोरा की बात को सीरियस नहीं ले रहा था। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है, वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में ये सब लोग एक बहुत बड़ी चीज देखते हैं और सब देखकर हैरान हो गए थे, डर जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। इसके बाद हमें एक बूढ़ा कपल दिखाया जाता है जो बैठे अपनी शाम की चाय पी रहे थे। रात में देखता है कि उसका जो डॉग था वो लगातार भौंक रहा था। तभी उनका घर भी जोर जोर से हिलने लगता है। वो कपल खुद को बचाने के लिए अंडरग्राउंड जगह पर चला जाता है। वहाँ पर जोर जोर से हलचल हो रही थी। जब दोनों थोड़ी देर बाद बाहर आकर देखते हैं तो उनका घर तो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। इस सारे मामले को जानने के लिए नोरा और एंड्रस को इनके पास भेजा जाता है। रास्ते में जाते हुए एंड्रस नोरा से उसके डैड का पूछता है। नोरा बताती है कि मेरी मॉम तो बहुत सालों पहले मर चुकी हैं और मेरे डैड जिंदा हैं। मेरे डैड की सोच दुनिया से बिल्कुल अलग है, इसीलिए वो बिल्कुल अकेले रहते हैं। एंड्रस नोरा को अपने बारे में भी बताता है कि उसे एक राइटर बनना था पर वो नहीं बन पाया। यही बातें करते हुए अब वो उस बूढ़े कपल के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें एक कैप्टन मिलता है। वो बताता है कि कोई नदी को पार कर आया और दूर पहाड़ों की तरफ चला गया और 3 किलोमीटर तक उन्हें बड़े बड़े पैरों के निशान मिले हैं, फिर जिसके बाद पैरों के निशान गायब हो गए। अब नोरा उस बूढ़े कपल के पास पहुंचती है। बूढ़ी औरत नोरा को बताती है कि उसने कोई अजीब सी आवाज सुनी थी कि जैसे कोई रो रहा हो और वो आवाज बहुत अजीब थी, लेकिन अचानक से गायब हो गई। इतनी बड़ी चीज अचानक से कैसे गायब हो सकती है? उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर एंड्रस और अपने साथ कैप्टन को लेकर अपने डैड के पास चली जाती है कि नोरा के डैड ने पहाड़ों को करीब से देखा था और पहाड़ों को इतने अच्छे तरीके से नोरा के डैड के अलावा कोई नहीं जान सकता था। अब जब नोरा अपने डैड के पास जाती है तो नोरा के डैड के घर में ट्रॉल्स की बहुत ज्यादा तस्वीरें थी। नोरा के डैड बताते हैं कि बहुत सालों पहले काम चल रहा था, तभी पहाड़ों में से कुछ निकला था पर उसको साबित करना बहुत मुश्किल था। इस वक्त गवर्नमेंट ने सारे सबूतों को मिटा दिया। तभी नोरा कहती है कि आज भी पहाड़ों से कुछ निकला है। डैड उसको बताते हैं कि कई हजार साल पहले ट्रॉल्स ऐसे ही खुले आम फिरा करते थे। कोई भी इंसान अगर ट्रॉल्स के साथ कोई ताल्लुक रखता था तो उस इंसान को सजा दी जाती थी। कई साल पहले भी ट्रॉल्स बाहर आए थे और नोरा के डैड ने उनका पता लगा लिया था। नोरा के डैड को पागल साबित कर उन्हें पागल खाने भेज दिया गया। जिसके बाद नोरा अपने डैड के साथ उसी जगह पर जाती है जहाँ से पैरों के निशान खत्म हो गए थे। नोरा के डैड पत्थरों को गौर से देख रहे थे। नोरा एंड्रस और कैप्टन के साथ दूर खड़ी अपने डैड को देख रही थी, जिस पर वो दोनों कह रहे थे कि तुम्हारे डैड की हालत और ज्यादा खराब लग रही है, कि दिमागी हालत ठीक नहीं है। नोरा को भी यही लगता था कि उसके डैड कहानियों में बिल्कुल गुम हो चुके हैं। अपने डैड के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर तभी उसे अजीब सी स्मेल आ रही थी। वहाँ पर अचानक से काले बादल छा जाते हैं। जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक आंख नजर आती है। सच में एक बहुत बड़ा ट्रॉल था। ट्रॉल उनके सामने खड़ा हो रहा था। कैप्टन जल्दी से सबको वहाँ से ले जाता है और यहाँ से निकलते हुए वो अपने कैमरे में सबको ये वीडियो वहाँ पर मिलिट्री कैंप में दिखाते हैं। किसी को भी देखकर आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। नोरा के डैड अब भी ट्रॉल्स की बात ही कर रहे थे, पर अभी किसी को भी उनकी कहानियों पर यकीन नहीं था, इसीलिए उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। नोरा यहाँ पर सब बातें समझने के लिए उनसे थोड़ा टाइम मांगती है। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर नोरा से कहती है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम इन सब बातों को समझोगी, और हम उस वक्त तक का इंतजार करेंगे जब तक तुम समझोगी कि वो क्या चीज है। वो चीज हमें तबाह कर देगी। अब आगे का काम मिलिट्री ही संभालेगी। वो जो भी चीज होगी उसको मार दिया जाएगा। कैप्टन के पास जाती है। वो कैप्टन से कहती है, क्या तुम हमें अपने साथ नहीं लेके जा सकते? मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। कोई इस बात की इजाजत तो नहीं थी कि वो इन तीनों को साथ लेकर जाता, लेकिन फिर भी वो नोरा की बात मान लेता है। मिलिट्री उन्हें ट्रॉल की लोकेशन बताती है
कि वो कहाँ पर है, जिसके बाद सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर सब फौजियों को भेज दिया जाता है। वहाँ पर सबको ट्रॉल का इंतजार करना था। वहाँ पर डैड उससे माफी मांगते हैं क्योंकि नोरा के डैड ने उसे कभी टाइम नहीं दिया था। उसके डैड के होते हुए भी उसने ऐसी जिंदगी गुजारी कि जैसे उसका इस दुनिया में कोई ना हो। पर नोरा कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, डैड अभी मेरे साथ है। इसके बाद वहाँ पर ट्रॉल आ जाता है, लेकिन वो अपनी जगह पर ही रुक गया था। उसको पता चल गया था कि इर्द गिर्द लोग हैं। फिर वहाँ पर ट्रॉल को देखते ही फायरिंग करने का हुक्म दे देता है, पर उस फायरिंग से ट्रॉल को कुछ भी नहीं हो रहा था। उल्टा ट्रॉल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर इन पर हमला कर रहा था, जिससे वहाँ पर बहुत सारे फौजी मारे जाते हैं। एंड्रेस नोरा और उसके डैड के साथ एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। के साथ एक फौजी भी था जो क्रिश्चियन था। तभी वो ट्रॉल उस फौजी को उठाकर खा जाता है जो क्रिश्चियन था। ये सब देखकर नोरा के डैड कहते हैं कि जो ट्रॉल्स होते हैं वो क्रिश्चियंस को पहचानते हैं, उनको सूंघ सकते हैं। जिसके बाद वो उस ट्रॉल के सामने जाते हैं और उसको कहते हैं कि शांत हो जाओ, हौसला करो, रुक जाओ यहीं पर। हैरानी की बात ये थी कि वो ट्रॉल उनकी बातों को समझ रहा था और काफी हद तक वो पुरसुकून हो जाता है। तभी कुछ फौजी दोबारा से ट्रॉल पर हमला कर रहे थे। दोबारा से ट्रॉल को गुस्सा जाता है और वो वहाँ पर कुछ फौजियों को मार देता है। तभी ट्रॉल यहाँ पर गलती से नोरा के डैड को भी मार देता है। जब वो ऐसा करता है तो वो अपने दुख का इजहार कर रहा था और नोरा के डैड को देखकर वहाँ से चला जाता है। ये काफी अजीब बात थी। नोरा के डैड को बहुत चोट आई थी, वो आखिरी सांस ले रहे थे। कहते हैं रॉयल पैलेस और घर, ये कहकर वो मर जाते हैं। अपने डैड को भी खो दिया था, उसका अब इस दुनिया में कोई भी नहीं था। अगले दिन कैप्टन नोरा को बताता है कि एक हवाई हमला करने वाले हैं, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। नोरा अब ट्रॉल पर सर्च करने लगती है। उसको पता चलता है कि ट्रॉल्स को चर्च की घंटियां बुरी लगती थी, इसीलिए वो चर्च पर हमला करते थे। नोरा अब इन सब बातों को सामने रखती है। कैप्टन भी नोरा का साथ देता है। अब वहाँ पर कमांडर की बात को सामने रखते हुए उसे एक मौका देने का सोचते हैं, क्योंकि अगर इतने नुकसान को रोककर ट्रॉल्स को रोका जा सकता है तो ये उनके लिए एक अच्छी बात थी। प्लान यहाँ पर ये था कि वो चर्च की घंटियों को बचाकर उस ट्रॉल को रोकेगी। नोरा का ये आइडिया काम भी करता है। ट्रॉल को जब चर्च की घंटियाँ सुनाई देती हैं, तो वो इन घंटियों की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाता, सभी घंटियों को तोड़ने लगता है। जिसके बाद वो इन आवाजों को सुनकर बेकाबू हो गया था, जिससे वहाँ पर एक बच्चे की जान भी जाने वाली थी। पर ट्रॉल उस बच्चे को बचा लेता है, उसे कुछ नहीं होने देता। सब लोग ही देखकर हैरान थे। इसके बाद ट्रॉल वहाँ पर नोरा को देखता है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। नोरा का आइडिया काम नहीं करता, इसीलिए उसको इस मिशन से बाहर निकाल दिया जाता है। पूरी गवर्नमेंट ये सोचती है कि वो उस ट्रॉल पर मिसाइल से हमला करेंगे। इसी वजह से शहर को खाली करवा दिया गया था, पर इस मिसाइल की वजह से उन्हें काफी नुकसान होने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रेस नोरा को घर छोड़ने जा रहा था। नोरा को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ट्रॉल अब किस साइड पर जाने वाला है। यहाँ पर उसको अपने डैड की कही हुई बात याद आती है, जिन्होंने मरते हुए रॉयल पैलेस का नाम लिया था, यानी कि राजा के घर का। नोरा वहाँ जाने का फैसला करती है। वहाँ पहुंचकर उसको राजा का चीफ मिनिस्टर मिलता है। वो बताता है कि पहले जमाने में ये माना जाता था कि अगर किसी राजा का घर किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। वो बताता है कि महल से पहले यहाँ पर ट्रॉल्स का घर हुआ करता था, उनको पहाड़ों का राजा कहा जाता था। वो चर्च की घंटियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए वहाँ के राजा ने सबको मरवा दिया और एक बच्चे को जिंदा छोड़ दिया। उस बच्चे को डरा धमकाकर पहाड़ों के अंधेरों में भेज दिया गया ताकि वो वहाँ पर मर जाए। वो ट्रॉल इसीलिए यहाँ पर आना चाहता है। सालों के बाद वो उठा है, वो अपने घर वापिस आना चाहता है। वो मिनिस्टर वहाँ पर उनको गुफा में कुछ कंकाल दिखाता है जो सभी ट्रॉल्स के थे। जब वहाँ के कंकाल पर रोशनी करती है तो हिस्सा पत्थर का बन जाता है और उसको यहाँ पर वो कहानी याद आती है जो उसके डैड ने सुनाई थी, जो 13 ट्रॉल्स के